एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये जो एनसीईआरटी है, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो ऐसे ही आपको और भी चैप्टर मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे आप टाइटल को ही देख रहे हो, टाइटल क्या है, यहीं से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे कैसे हम इन सब घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी इतिहास के बारे में हम कैसे जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। ये सभी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है चैप्टर, क्योंकि क्या हुआ था, कब हुआ था, है ना, और हम किस तरीके से, किस सोर्स से जो है ये सभी जानकारी जुटा पाए। ये जो चैप्टर शुरू होता है रशीदा नाम की लड़की से शुरू होता है। जब ये अखबार पढ़ रही थी तो इसकी जो नज़र है निगाह एक सुर्खी पे पड़ी जहाँ लिखा था 100 साल पहले। तो ये सोचने लगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, कैसे पता लगाए, अब इसी का आंसर है कैसे पता लगाए। देखो, अगर हम जानने की कोशिश करें कि कल क्या हुआ था, हम क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, या अखबार पढ़कर हम जो है जानकारियाँ ले सकते हैं। साथ ही अगर हम जानने की कोशिश करें कि पिछले साल क्या हुआ था, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति से मिल लेंगे जिसको उस समय की स्मृति हो, याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था हम कैसे जान सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे इस चीज़ का जो आंसर है कि कैसे जान सकते हैं कि बहुत साल पहले अतीत में क्या हुआ था। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी चैप्टर को हम यहाँ से पढ़ते हैं। आगे सभी क्वेश्चन के आपके आंसर मिलेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखो, अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं ना, लेकिन इन्होंने छोटी से छोटी चीज़ों को बताया। यानी कि देखो, बड़ी तो हम जानते हैं कि कौन सी डायनेस्टी थी, है ना, कैसे जो है शासक इन्होंने एक दूसरे के प्रदेशों को कैसे जीता। तो ये सभी जानकारी तो हमारे पास है कि कौन सी इमारत किसने बनवाई। लेकिन यहाँ छोटी से छोटी चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है कि हम इनको भी जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को, यानी कि जो शिकारी, आखेटक होते हैं शिकारी जो शिकार करते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखो, आम से जो आम व्यक्ति हैं यहाँ पर जो है इन्होंने इंक्लूड किया है कि हम इनके बारे में भी जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी कर सकते हैं कि उस समय जो बच्चे हैं वो कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। आगे चले, लोग कहाँ रहते थे। देखो, हमारे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, जब मनुष्य का जो है उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई, तो मनुष्य कहाँ रहता होगा, है ना। जब से वो समझने लगा है, यानी कि एक तरह से जब वो पहले एक संग्राहक था, एक शिकारी था, आखेटक था, तो कहाँ रहता होगा, ये जो हमारे माइंड में क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसके लिए इन्होंने कहा मानचित्र एक देखो, जिसमें हमें देखनी है नर्मदा नदी। देखो, नर्मदा नदी जो है मध्य भारत की महत्वपूर्ण नदी है। देख सकते हो आप, ये है ना, ये मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। देखो, विंध्य की पहाड़ियों के से निकलती है नर्मदा, है ना, यहाँ सतपुड़ा जंगल है, तो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण ये एक नदी है। तो यहीं पे जो है माना जाता है भारत में सबसे पहले मनुष्य है जो यहाँ पे रहा था। ठीक है, जो अर्ली ह्यूमन है वो यहीं पे रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है। तो मानचित्र एक में हमने नर्मदा नदी देख ली है, क्योंकि यहीं पे जो है खोपड़ी मिली थी, है ना, मनुष्य की पहले खोपड़ी यहीं पे मिली थी।
कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग थे उनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे जो इकट्ठा करते थे अपने आसपास से जो खाने की वस्तुएं थी, है ना, जैसे जड़, फले, जंगल, है ना, जंगलों से जो अन्य उत्पाद थे वो यहीं से जो है इकट्ठा करता था, संग्रह करता था। यानी कि वहाँ के लोग, देखो लोग कहाँ ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पर उन्हें अपने जो है वो अपनी सरवाइव कर सकें, जहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल सके, है ना, सरवाइव करने के लिए उसी के तो आसपास वो रहेगा, क्योंकि नदी भी है और यहाँ आसपास जंगल भी थे, जो विशाल संपदा थी जहाँ पर। ठीक है, तो जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के जो अन्य उत्पाद थे वो यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे, आखेट भी करते थे। देखो जंगल हो गए तो वहाँ जानवर भी हो गए, तो सभी चीज़ें आसपास इनको यहाँ मिल जाती थी। ठीक है, अब बात करें, अब हम चलेंगे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों पर। ठीक है, ये है सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यही तो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया, कितने वर्ष पहले भी 8000, तो कहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया था, वो है सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो जौ और गेहूं तो उपजाए, साथ साथ में यहाँ पे इन्होंने पशुओं को भी पाला। ठीक है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, इन पशुओं को इन्होंने पालतू भी बनाया। ये लोग गांव में रहते थे। अब चलते हैं उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी आप ये लिखते चलो, ये जो है ये आपका जो टॉपिक है यहाँ से ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो विंध्य की पहाड़ियाँ मैंने मध्य भारत में बताई, जहाँ से नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये विंध्य की पहाड़ियाँ। अब विंध्य की पहाड़ियाँ क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगी। और ये आपकी गारो खासी की यहाँ पे पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसी के नीचे गारो खासी की ये पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कुछ अन्य क्षेत्र है जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। अब बात करते हैं विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर में ना सबसे पहले चावल उपजाया गया था, इलाहाबाद के क्षेत्र में, विंध्य की पहाड़ियों के नॉर्थ में। ठीक है, सबसे पहले चावल उपजाया गया था। कोल्डी हवा कुछ नामक स्थान था यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब बार बार में आपके यहाँ पे ना उपमहाद्वीप शब्द जो यूज होगा, तो इसी का आंसर यहाँ पे क्या है, मानचित्र एक में जो है ये दक्षिण एशिया। ठीक है, जिसमें क्या है, देखो पहले तो भारत, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सभी इकट्ठे थे, एक ही देश था ना, एक ही उसके लिए पूरा एक ही था, अलग नहीं था ये। तो दक्षिण एशिया में क्या, आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दक्षिण जो एशिया है एक महाद्वीप से छोटा है ना, महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन अपने विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखो है ना, इसकी एक प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं, समुद्र हुए, पर्वत है, जैसे आप देखो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब महासागर, है ना, और आपका हिमालय हुआ, आपका ये पहाड़ियाँ हुई यहाँ पर भी। तो ये सभी क्या है, इसका एक प्राकृतिक जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है ये इसकी एक तरह से सीमा का निर्धारण ये करते हैं, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। देखो अब बात करते हैं मानचित्र पर। सिंधु नदी को देखो, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ी होगी ना, सिंधु नदी को आप देखो, ये है सिंधु नदी। ठीक है, और इसकी सहायक ये सारी नदियां हैं। तो ये यहाँ पे क्या था, 4700 वर्ष पूर्व। देखो इन्होंने सब कुछ बता दिया। नर्मदा नदी में पहले मानव ने जो है रहना शुरू किया, अन्न का उपजाया सुलेमान किरतर की पहाड़ियों में, चावल विंध्य के उत्तर में, है ना, ये सभी हमने अभी पढ़ा। तो 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले थे। ठीक है, अगर बात करें आरंभिक नगर, सबसे पहले जो नगर कहाँ फले फूले, वो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों के किनारे, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे जो तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ, 2500
वर्ष पूर्व हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 4700 वर्ष पूर्व हुआ था आपका सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे। अगर बात करें 2500 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे। आगे चले, गंगा तथा जो इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी देखते हैं ना, यहाँ है आपकी, देखो ये आपकी गंगा है और ये आपकी सोन है, ठीक है। ये गंगा और सोन नदी है। तो अब यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध यानी कि बिहार में था, ठीक है। मगध डायनेस्टी सभी को पता ना, यहीं से जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, है ना। यहीं से जो है डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। शक्तिशाली शासक जैसे आपने हर्यक वंश सुना होगा, है ना, नंद वंश, शिशुनाग वंश, है ना, मौर्य वंश, ये सभी यहीं तो आए थे। यहीं से जो है वंशों की शुरुआत हुई थी। इसके शासक क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखो इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी हुई थी, लेकिन जो ये सबसे ज्यादा यहाँ शक्तिशाली था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। देखो लोग क्या करते थे, महाद्वीप उपमहाद्वीप जो मैंने अभी दक्षिण एशिया का क्षेत्र और उसके पड़ोसी देश आपको बताए, वहाँ क्या था, वहाँ से दूसरे जो हिस्से तक लोग पहले यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण क्या होती थी, इनकी यात्रा जोखिम भरी होती थी। देखो पहले कोई भी ट्रांसपोर्ट के इतने साधन नहीं थे ना। अभी तो हमारे पास एरोप्लेन, हवाई जहाज हैं, कार, रेलगाड़ी, सभी चीज़ें हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन फिर भी ये जोखिम भरी यात्रा थी, लेकिन यह संभव नहीं होती थी, है ना। लोग जो भी जो करना चाहे वो कर सकता है ना। अतः सभी लोग काम की तलाश में देखो क्यों जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह। देखो नई नई जगह जाना अपने आप में एक अच्छा था, काम की तलाश में जाना, है ना। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी, बाढ़ है, सूखा है ना, तो इन सभी आपदाओं के कारण भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। मान लो व्यक्ति क्या है, अपने सरवाइव के लिए इधर से उधर जाता है। अगर जहाँ पे प्राकृतिक आपदा आ गई वहाँ पे क्या है, उनके आवास थे वे नष्ट हो गए और खाने के साधन नहीं मिलते थे, तो जीने के लिए तो इन्हें इधर से उधर जाना पड़ेगा ना, माइग्रेट होना पड़ेगा, है ना। माइग्रेशन पहले भी होता था, लोग इधर से उधर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं जो होती थी वे दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, है ना। हमने पढ़ा कि सिकंदर भी आया था, है ना, काफ़ी आक्रमणकारी भारत में आए हैं। तो इसलिए भी जाते थे, है ना, एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी क्या होते थे, काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। देखो उस समय क्या होता था, लोग धर्मों ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने धर्म में लोगों को शामिल करते थे, है ना। चाहे आपका इस्लाम है, आपका इस्लाम हो गया, या आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ठीक है। तो ये सभी क्या करते थे, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देकर सलाह देते थे और एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्मों में जो है लोगों को शामिल करते थे, अपने धर्म की शिक्षाएं उनको बताते थे। तो धार्मिक गुरु भी जो है शिक्षा सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में या एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, यानी कि देखो अलग अलग स्थानों को खोजने की चाह में, है ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। देखो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति होगा, क्या होगा, वो एक दूसरे के विचारों को जानेगा, है ना। कोई भी चीज़, चाहे विचारों का आदान प्रदान होगा, संस्कृति का आदान प्रदान होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे तो ज्ञान बढ़ा है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आज जो है लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर आप मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं।
हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। देखो, सीमाओं को पार करना तो आसान था नहीं, लेकिन फिर भी कर पाए लोग। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, है ना। आप इतिहास में पढ़ोगे, बहुत सारे लोग बाहर से आके जो है यहाँ पर बसे। लोगों के इस आवागमन से क्या होता है, देखो उन्होंने क्या किया, बाहर से जो लोग यहाँ पर बसे अपनी संस्कृति को तो साथ लेके आए थे, और जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं थी उसको समृद्ध किया, है ना। हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं थी उनको एडॉप्ट किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। क्या हुआ, इससे मिश्रित संस्कृति आई, है ना। जो वहाँ से सीख के आए वो यहाँ पे उन्होंने अपना जो ज्ञान बांटा, और यहाँ से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आगे चलते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से निकला, इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है ना। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, है ना। ईरान और यूनान का क्यों पता लगाना है, क्योंकि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, यानी कि उत्तर पश्चिम में, है ना। ईरान कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखो, सबसे पहले जो इंडिया जो नाम जो इन्होंने रखा था, यानी कि इंडस से ये नाम आया है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला, इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु। तो जो यूनानी और ईरानी यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या किया, सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के जो पूर्व में क्या हमारा देश है ना, इस सिंधु नदी के पूर्व में इस भूमि को इसने इंडिया कहा। अब बात करते हैं भारत की। इंडिया का हमें पता चल गया कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के, यानी जो भारत नाम का प्रयोग हुआ उत्तर और पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इनसे हम एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, यानी जो पुस्तकें उस समय लिखी गई थी वहाँ से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ये जो पुस्तकें थी वो हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पहले जो है आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस का तो आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, तो हाथ से लिखी जाती थी जो पुस्तकें, उनको क्या कहते थे, पांडुलिपि। इम्पोर्टेंट है ये, आपका यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ठीक है, मेनू हाथ से निकला। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। देखो, अभी ये कहाँ लिखी होती है, ताड़पत्रों पर, अथवा हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ था उसकी छाल पर ये लिखी जाती थी। देखो, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो किस पे लिखी गई है ये, हमने अभी पढ़ा, ताड़ जो के पत्ते होते थे ना, उनको काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है, ये ताड़ के पत्थर हैं, ये पत्ते जो बड़े होते थे। ठीक है, तो इनको काटकर अलग अलग हिस्सों में को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज की पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को क्या है, कीड़ों ने खा लिया, क्योंकि काफ़ी जो पुरानी हो गई ना, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं।
क्योंकि मंदिर क्या थे उस समय, संस्कृति का केंद्र थे। ठीक है, मंदिरों को अपना महत्व होता था, मंदिरों और विहारों से ये प्राप्त हुई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो यहाँ से हमें पता क्या लगा, पांडुलिपि से क्या हमें धार्मिक मान्यताओं का पता चलता है, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान, है ना, इन सभी की जानकारी हमें पांडुलिपियों से मिलती हैं। हमारे यहाँ जो महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है ना, जो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। तो प्राकृत जो भाषा थी उस समय लोग जो हैं, आम लोग प्रयोग करते थे प्राकृत भाषा का। आगे अब बात आती है अभिलेखों की। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख, अभिलेख क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी, यानी कि पत्थर पे भी और अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तर पर उत्कीर्ण किए जाते हैं ना, ये यानी कि हार्ड सरफेस पे ये मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। जो आदेश अभी जैसे हम भी तो वो करते हैं ना, जैसे हमें कोई अनाउंस करने हैं कोई बातें, है ना, पैम्पलेट वगैरह बनाते हैं, या हम आज तो हम न्यूज़ में ही पढ़ लेते हैं हर चीज़ न्यूज़पेपर में। तो पहले क्या होता था, ऐसे लोग जो शासक लोग होते थे ना, वो भी जो अपने आदेशों को लोगों तक को पहुंचाने के लिए क्या करते थे, उन्हें एक हार्ड सरफेस पे उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी यहाँ रखा करते थे। तो हमने अभी पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में यहाँ पे पढ़ा। तो ये 2200 जो 50 वर्ष पुराना ये अभिलेख है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ, अफगानिस्तान के कंधार से। ये अशोक नामक शासक के आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी कि अशोक का यह अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से हमें मिला है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर स्तर पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो अभी सभी पहलुओं पर यहाँ पर बात की गई है। तो आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। देखो, अतीत की जो वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो अतीत में वस्तुएं मिलती हैं हमें, जो रिमेन्स मिलते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, है ना, चाहे वो मूर्तियां हैं, कोई इमारतें हैं, आभूषण हैं, हथियार है ना, सिक्के हुए। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ठीक है, जो यानी कि पक्की मिट्टी की वस्तुएं है या पत्थर की है, धातु से बनी, वो जल्दी नष्ट नहीं होती, जिससे हम इजीली समझ सकते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे ने क्या जानने को मिलता है, इससे यह जानते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे। देखो, अगर हमें पता चलेगा कि वे शिकार करते थे और इन जो है जानवरों को ये खाया करते थे, इनसे हमें ये जानकारियाँ मिलती हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। सभी को पता है वनस्पतियों के जो हैं अवशेष क्या होते हैं, जल्दी मिट्टी में मिल जाते हैं ना, वो उसके जो रिमेन्स नहीं बच पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, अगर देखो अन्न के दाने जल जाएंगे, लकड़ी के जल जाते हैं,
तो वे जले रूप में बचे रहते हैं ना। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, ये अभी आगे हम देखेंगे। देखो एक ये आप देख सकते हो, एक पोट देख सकते हो, है ना, पात्र देख सकते हो। उस समय क्या करते थे, ये स्टोर करने के लिए इनका यूज करते थे। ऐसे पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, है ना, जब हमारे सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस के आसपास नगरों का जो है उद्भव शुरू हुआ था। एक पुराना चांदी का सिक्का है, ठीक है, ये क्या है, चांदी के इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व जो गंगा के किनारे जो है, जब क्या होता, वंशावली शुरू हुई थी, राजाओं शासकों, शक्तिशाली शासकों ने राज्य का जो है राज्य को का जो निर्माण किया था ना, उस समय हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यहाँ सिक्के किस प्रकार कैसे भिन्न है, ठीक है, ये देखो आप। अब बात करते हैं पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, सोर्सेज, है ना, कि हिस्ट्री को जानकारी के लिए सोर्स क्या क्या है। तो ऐसे तो हम इतिहास को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इतिहास की जो रिमेन्स बचे हैं किसी भी तरह के हो सकते हैं, है ना, तो उनसे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। आम आदमियों के बारे में हमें भी, ऑर्डिनरी जो पीपल हैं उनके बारे में भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो देखो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होगा, इन चीज़ों की जानकारी हासिल करेगा, इन पे स्टडी करेगा। जो इतिहासकार होते हैं ना, प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, सोर्स का, यानी कि सोर्स है इतिहास को जानने के। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी अतीत का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसी की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत की जानकारी जानने का प्रयोग करते हैं। देखो अतीत के जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है इतिहास पढ़ने में। एक तो पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट, एक हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो रिमेन्स होते हैं उनको क्या है, उनकी जानकारी हासिल करता है। इतिहासकार क्या होता है, उनका अध्ययन करके, ठीक है, क्या है, उसे शब्दों में बुनता है, उसके कहानी रूप में बुनता है, जिससे हम उनके बारे में जान पाते हैं। अब बात करते हैं अतीत एक है या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया, या अतीत शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ठीक है, अतीत क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, है ना, यानी ऑर्डिनरी पीपल का अलग था और जो किंग हुआ करते थे उनका जीवन अलग हुआ करता था। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, तभी तो आज भी करते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें अतीत से तो आई है ना, एडॉप्ट करते गए धीरे धीरे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन जो है मछलियाँ पकड़कर, यानी कि अंडमान में आज भी ऐसे लोग हैं ना, आदिवासी हैं, जो हम पहले रहा करते थे वैसे ही रहते हैं। कैसे लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी कि उस समय भी जो लोगों का अपना अपना जीवन स्तर होता था, किंग लोगों का अलग होता था, ऑर्डिनरी लोगों का अलग होता था, है ना, तो उनके भी अब मायने जो हैं, हम अतीत को जो हैं अतीत में भी ये चीज़ें उस समय एग्जिस्ट करती थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि जो शिकारी थे, आंखें ठगते, मछुआरे, संग्राहक, कर्षक तथा पशुपालक जैसे जो आम आदमी थे ना, पर अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से मैंने एक जीवन को
पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई भी और वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसाई मसीहा के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, तो वर्ष की गणना कहाँ से की जाती है? ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी जो पहली सदी कब मानी गई? ईसा मसीह के जन्म को। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है वो ईसा पूर्व से के रूप में जानी जाती है। हम पढ़ते हैं इतिहास में ईसा पूर्व यानी के रूप में जानी जाती है। जैसे हमने 4700 ईसा पूर्व पढ़ा, 2500 ईसा पूर्व पढ़ा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के, है ना, 2000 वर्ष पूर्व। वैसे इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखो, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। ये कई बार आया है। बीसी का क्या है? बीसी का स्टैंड फॉर जो है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते होंगे। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, एनो डोमिनो। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सीई क्या होता है? कॉमन एरा। बीसीई बिफोर कॉमन एरा। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया, देखो कॉमन एरा जो है ईस्वी सेम है ना, ईस्वी या आपका जो है कॉमन एरा क्या होगा? ईस्वी यानी कि एडी। अगर बात करें बिफोर कॉमन एरा तो बीसी, है ना, बीसी आपका बिल्कुल यही है। ठीक है, यानी कि बीसी कहो या आपका बिफोर कॉमन एरा कहो, एडी कहो, या आप सीई करो, सीई कहो, कॉमन एरा, बात एक ही है। ठीक है, तो एडी की जगह हम सीई तथा बीसी की जगह हम पीसीई का प्रयोग होता है। सीए अक्षरों का कॉमन एरा, बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ठीक है, अगर भारत में इन तिथियों का जो रूप है वो कब प्रयोग हुआ था? 200 वर्ष पूर्व हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अब बात करें अन्यत्र। अब देखो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ पूर्व लिखे गए थे। अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। देखो, ये देख लीजिए। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। रोसेटा कहाँ है? मिस्र के उत्तरी तट पर। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषा तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस कहा जाता है। ठीक है, तो छोटे फ्रेम में दिखाए गए उसे क्या कहा जाता है? कारतूस। इसके बाद विद्वानों के यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया बने हुए हैं। देखो, एल के लिए क्या है? शेर, और ए अक्षर के लिए चिड़िया। ठीक है,
चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेख को पढ़ सकते हैं, है ना। अब जैसे इनके लिए एल है, इसके लिए ए, तो जब इनको पता चल गया कि जो है विभिन्न अक्षर जो है किन के लिए प्रयुक्त हुए, शेर के लिए, चिड़िया के लिए, मोर के लिए, जो भी हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों के भी पढ़ सकते हैं उसी की सहायता से। तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा और भी आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद स्टूडेंट।